बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड जोन में खुशामदीद। मैं हूँ फरीद काकर। लगता आज बड़ा तारीखी दिन रहा है लेजिस्लेशन के हवाले से। आज लेजिस्लेटिव बिल्स जो है वो मंजूर हुए सेनेट से। जो दो अहम बिल थे, सिक्योरिटी कौंसिल और इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल, दोनों मंजूर हुए। लेकिन आज से कबल अपोजिशन ने बार बार ये कहा, बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये कहा कि हम FATF के साथ देंगे और ना किसी और बिल में। लेकिन वो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पार्टी में भी और बाकी भी अपोजिशन की बातों ने साथ दिया और ये एक बहुत अच्छा मैसेज किया कि बाकी पॉलिटिकल इश्यूज अपनी जगह, लेकिन कौमी मफादात की जब भी बात होगी तो हम एक साथ होंगे। आज इमरान खान साहब भी पार्लियामेंट आए और पार्लियामानी कमेटी के इजलास से खिताब भी किया और जब वो पार्लियामेंट आ रहे थे तो उन्होंने विक्ट्री का साइन जो है बनाया। वो क्या पैगाम देना चाह रहे थे, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा खान साहब ने कहा कि अपोजिशन बिल्स की मंजूरी दे या न दे, लेकिन हम NRO नहीं देंगे। अपोजिशन मुतारिक नजर आ रही है, आप देख रहे हैं डेली बेसिस प्रेस कॉन्फ्रेंसिस हो रही है, APCs की बात हो रही है, अपोजिशन मुतहद होने की बात हो रही है। लेकिन आज जमीयत उलमा इस्लाम जो है उनकी नाराजगी भी सामने आई है अपोजिशन से। तो ये क्या मामला है, तमाम मामला पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है अब्दुल समद याकूब साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। समद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आने का। वेलकम टू रेड जोन। समझ ये कौन सी गिरफ्त सिंगी है आपके पास? पहले अपोजिशन वाले नाराज होते हैं, आपके खिलाफ ताबड़तोड़ हमले करते हैं, आपको न मानने की बात करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है, मैदान आता है, तो वो आपके सामने बिल्कुल जो है वो आपकी बात मान जाते हैं। तो कौन सी गिरफ्त सिंगी रखी हुई है आप लोगों ने? देखें, ये हमारे जो बिल थे लेजिस्लेशन, ये कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं था कि किसी एक शख्स पहुंचाने के लिए ये बिल पेश किए जा रहे हो। इससे पहले इन 4 बिलों के ऊपर मुशावरत जारी थी अपोजिशन के साथ और बुनियादी तौर पर 2 जो बिल थे सेक्शन वाले से थे, FATF के वाले से, और इस पे अपोजिशन ने अपनी कोई 4 अमेंडमेंट्स पेश की थी। बेसिकली तो ये बिल था एंटी टेररिज्म का, ये एक एक्ट था 1997 का। इसमें अमेंडमेंट थी जिसको अलाइन करना था इन्होंने आपके हवाले से, जो गवर्नमेंट जनता की रेजोल्यूशन थी 1267 और 1373 के मुताबिक ये बिल बनाना जरूरी थे, बिल पास करना। तो उस हवाले से इस आड़ में एक बिल अपोजिशन की तरफ से अमेंडमेंट था नैब के वाले से, वो चाह रहे थे कि शायद गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेशन नहीं करवा पाएगी। तो वो उन्होंने 34 अमेंडमेंट्स की बात की, जो 34-35 की बात हुई थी नैब के वाले से। वो मकसद ये था कि शायद गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाएगा, गवर्नमेंट को इस वाले से कुछ करके या उसको बेहतर बार्गेन करके वो गवर्नमेंट से अपनी फेवर में जाती है, बनवा लेंगे। लेकिन एक कमेटी का इजलास हुआ भी सही, 24 होते वो 7 वोट थे जो नैब के केसेस पे। तो दूसरी मीटिंग, एक मीटिंग तो हुई 2 बजे और फिर अगले दिन फिर ये मीटिंग होनी थी इजलास के ख़त्म होने के बाद 6 बजे का टाइम किया गया था। अब क्योंकि इजलास में शाह साहब ने वो सारी बातें जो है वो खोल के बता दी कि अपोजिशन क्या डिमांड करेगी, प्रपोजल को अपोजिशन पेश किया गया था प्राइम मिनिस्टर को। तो प्राइम मिनिस्टर ने उसको स्ट्रिक्टली रिफ्यूज कर दिया। तो अपोजिशन ने फिर उस इजलास का भी बाइकआउट कर दिया, जो कि उस नैब के वाले से या उस मुशावरत के वाले से वो होना था, और जो इत्तेफाक हुआ था कि कौमी असम्बली में वो इस गवर्नमेंट के एंटी टेररिज्म बिल और करेंगे। तो खैर वो तो मेजोरिटी होने की वजह से हमने कंफर्टेबली इसको पास करा लिया। फिर अगले दिन हमारा ये ख्याल था कि आज के दिन के वाले से कि शायद इसको जॉइंट सेशन बुलाकर, और अगर सेनेट से वो मेजोरिटी नहीं मिल सकती तो उसको फिर दोनों मुश्तरका इजलास में मंजूर करवा लिया जाए। लेकिन उससे पहले ये बिल फिर सेनेट की एक तहमा कमेटी में भेजा गया। तहमा कमेटी में जावेद अली साहब की ज़रिए से दायरा जो कमेटी में इजलास हो जी। तो उसमें जो अपोजिशन की 4 अमेंडमेंट्स थी, गुजारिशात थी, उस पर इत्तेफाक हो गया। और उस पर क्योंकि ये कौमी मफाद के अंत बिल था, इंसाफ का गुजारती बिल तो था नहीं कि वो कोई पर्सन स्पेसिफिक होता है। जी, जाहिर सी बात है, ये कौमी मफाद का बिल जिस पे शाह साहब ने कहा भी कि ये पूरी कौम को मुबारकबाद जाता है कि और हमने हिंदुस्तान की जो ख्वाहिश थी उसे नाकाम बना दी। जब आप कोई ऐसी लेजिस्लेशन कर रहे होते हैं जो एक आपने इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन को करने के लिए आपने जब पास करनी है, तो अक्रॉस द बोर्ड वो तमाम पार्टीज को उसमें सपोर्ट करना फिर जरूरी हो जाता है। जब वो सपोर्ट ना करते तो वो अपनी
मॉरल जो हैसियत थी वो खो जाते हैं। तो इसमें तो उन्होंने फिर इसको सपोर्ट किया और वो बिल इस तरीके से कुछ। लेकिन जमीयत इस्लाम कुछ नाराज नजर आई। अता रहमान साहब ने खिताब भी किया, उन्होंने कहा कि हमें मुल्क दुश्मन समझे जा रहे हैं, हम किसी कमेटी का हिस्सा नहीं है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, उसके बारे में तो हम शुरू से ये कहते आए हैं कि अपोजिशन जमातें एक दूसरे पे एतबार नहीं करती हैं, और ये बात आपको पहले से ही ये बात मतलब हमारा तो हमेशा ये बयानिया रहा है कि शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो को लीड करने के लिए कहते हैं। बिलावल भुट्टो वो शहबाज शरीफ को लीड करने के लिए गए थे, दोनों आपस में खेल लिया कि कौन लीड करेगा, तो वो डिसाइड नहीं हो रहा। तो इससे पहले ये गलती मौलाना फजल रहमान साहब ने की थी, जबकि वो तो उन्होंने तो कदम बढ़ा दिया लेकिन पीछे कोई नहीं था, जिसकी वजह से फिर उनको बैक ऑफ भी करना पड़ा। तो यहाँ पे भी ये बात आती है कि उनका आपस में अब ये एक बहुत ही अपोजिशन के वाले से बैड जेस्चर है कि जब JUIF की तरफ से नाराजगी इजहार किया गया और उन्होंने कहा कि हम मजीद कभी अपोजिशन के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। अभी एक बैड जेस्चर इसलिए लिए कि APC कॉल की और उन्होंने ईद के बाद एक इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना था, अपनी शो फोर्स दिखानी थी। तो ये तो अपोजिशन हमेशा इख्तिलाफात का शिकार ही रहेगी और इसी तरीके से 5 साल गुजर जाएंगे। ठीक है जी। एक छोटे सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा इस पर गुफ्तगू करते हैं कि अपोजिशन जो मुतारिक नजर आ रही है, अपोजिशन दरअसल करना क्या चाह रही है और क्या गवर्नमेंट को किसी भी किस्म का कोई खतरा है या नहीं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाखिर और मैं JNN जो कि एक नया अपकमिंग पाकिस्तानी चैनल है उसको बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने वादा किया है कि पाकिस्तान का सिर्फ पॉजिटिव इमेज उजागर करेंगे और दुनिया भर में कोई पाकिस्तान की बुरी पिक्चर नहीं दिखाएंगे। सो JNN, यू रॉक, ऑल द बेस्ट। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाहिद खान। चैनल्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा इजाफा। JNN चैनल, JNN इसे देखते रहिए, इसे वॉच कीजिए, इसको पसंद कीजिए, इसे लाइक कीजिए। ये वो चीज़ें जो आज तक आप नहीं देख पाए वो आप देखेंगे। बहुत अच्छा चैनल आने वाला है और आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने पहले चैनल्स पे नहीं देखेंगी। बेस्ट विशेस JNN चैनल के लिए। गुड लक, थैंक यू। JNN न्यूज चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888-595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnnewstv.com। बड़ी खुशी होगी कि एक और चैनल बढ़ेगा, गरीब आवाम के जो इश्यूज हैं वो उजागर होंगे और जो मसाइल हैं वो सामने आएंगे। और उम्मीद ये रखूँगा कि ये नया चैनल आ रहा है, ये उन पुरानी चैनल से भी 2 कदम आगे बढ़ेगा और लोगों के मसाइल हल करने में मददगार साबित होगा। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Rish Shams bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities,
politician. जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं अपोजिशन मुतारिक नजर आ रही है एक बार फिर कौमी सियासत में, तो क्या कोई तब्दीली नजर आ सकती है आने वाले दिनों में, और क्या अपोजिशन एक दूसरे के ऊपर उनके दरमियान कोई एतमाद का सिलसिला मौजूद है या नहीं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है अब्दुल समद याकूब साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। समद भाई, क्या कोई आज देख लें शायद खरकार भाई साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपोजिशन के लीडर्स मुतारिक नजर आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब डेली जो है वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोई मुतारिक नजर आ रहे हैं अपोजिशन वाले, कोई आप लोगों के लिए कोई खतरा बन सकता है आने वाले दिनों में अपोजिशन की एपीसी या कोई अपोजिशन तो कभी भी हमारे लिए खतरा नहीं रही है। तो कई मुताबिक प्रोग्रामों में मैं ये बात कह चुका हूँ, वक्त ने ये बात साबित की है कि अपोजिशन फ्लोर ऑफ द हाउस में सिर्फ शोर डालने के अलावा या अपनी मौजूदगी के एहसास दिलाने के अलावा और कुछ नहीं है, कि किसी हद तक वो हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है। इवन के एक नैरो मार्जिन होने के बावजूद अपोजिशन जो थी वो एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती थी, लेकिन रिवायत अपोजिशन की हमेशा अपोजिशन लीडर जो है ये एक बड़ा इफेक्टिव साबित हो सकता है अगर जहाँ पे एहतसाब अदालत के बाहर जहाँ पे बिलावल भुट्टो ने एहतजाज किया, यूसुफ गिलानी साहब पहुंचे, राजा परवेज अशरफ साहब पहुंचे, तो वहां पे लाहौर से तशरीफ लाना था शहबाज शरीफ ने और उन्होंने मौसम का बहाना कर दिया, वो ना पहुंच सके, और फिर बीमारी का बहाना भी करते रहते हैं। हमारा फजल रहमान के धरने पे उनको कमर का दर्द हो गया, और फिर अभी इतना अहम सेशन चल रहा है, लेजिस्लेशन हो रही है, इसके बावजूद वो अपने कोरोना से बाहर नहीं निकल रहे। तो कोरोना का एक फायदा तो उन्होंने मियां साहब ने लंदन में बैठ के उठाया कि जी ना वो हॉस्पिटल एडमिट हो सकते हैं ना वो ट्रैवल कर सकते हैं, और दूसरा इन्होंने यहाँ पे आके जो बड़े दावे के साथ आए थे और वो यहाँ पे आके उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया। तो वो आइसोलेशन उनकी मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे ज्यादा जो आइसोलेशन है वो एक लॉन्गेस्ट पीरियड जो है ना वो माशाल्लाह से शहबाज शरीफ का ही हो गया है, क्योंकि अब जाके उन्होंने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की है, तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के हद तक किया, सिर्फ पॉलिटिकली मौजूदगी ठीक है जी, मौजूदगी के लिए ठीक है। तो मौलाना साहब को क्या तकलीफ है? मौलाना साहब बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्या मौलाना साहब जो एक अहम रहनुमा साबित होने की कोशिश कर रहे हैं या अपोजिशन को मिलाकर आपके खिलाफ किसी भी किस्म की तहरीक शुरू करने का सोच रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए फिर भी उनकी कंसिस्टेंसी तो है ना कि उन्होंने धरने भी दिए, उन्होंने अपोजिशन को फ्रंट फुट पे आके लीड करने की कोशिश की है, उनकी बयानबाजी है, उस हवाले से अगर देखा जाए तो इनसे ज्यादा अपोजिशन के हवाले से संजीदगी उनमें नजर आई है, जिन्होंने अपनी तरफ भरपूर कोशिश की है। हालांकि बहुत ही एक माइनॉरिटी पार्टी होने के साथ, एक 2-4 मेंबर होने के साथ इस तरह से अपने आप को फ्रंट पे लाना और दोनों को पीछे खड़ा कर देना, या जब उन्होंने धरना दिया तो बिलावल भी उनके स्टेज के पीछे था, तो ये बात उनके लिए अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से तो एक लीडिंग रोल में जरूर है, लेकिन वो भी शायद कुछ उनको भी कुछ मतलब ला हासिल कोशिश ही है, अदरवाइज तो उनको भी कुछ ऐसे कोई हासिल रसूल तो कुछ नहीं होना। क्योंकि देखें जिस तरह गवर्नमेंट अपने बिल ला रही है जिसमें एक कौम का मुफाद है या वसीतर मुफाद, इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट तो पीटीआई तो इक़्तिदार में आने से पहले भी इस हद में थी कि नैब के कवानीन में इस्लाहात की जरूरत है, और ये हमेशा से हमारा ये दावा रहा था कि इसमें जरूरत जरूर है। वो सेक्शन 9A, सेक्शन 9O या डिफरेंट क्लॉजेज हो उसकी, या अपॉइंटमेंट के हवाले से उसका सेक्शन 6B हो, तो इस हवाले से हमारी तो तहफ़्फ़ुज़ात शुरू से थे, लेकिन जब कमेटी में ये तजावीज़ात या डिस्कस करने के लिए बैठते हैं तो अपोजिशन वो उन सेक्शंस पे, उन आर्टिकल्स को लेके आ जाती है जिसमें उनका मुफाद होता है। अब अगर 1 अरब रुपया अगर आप लिमिट रखेंगे तो अगर उसमें किसी मेगा स्कैम में 4 बंदे मुलव्वस हैं, तो जब तक वो 4 अरब रुपए का केस नहीं होगा तब तक तो नैब के जुमरे में वो आ नहीं सकता। यानी कि इस तरह से अनरियलिस्टिक रिलीफ चाह रही है इस अगर उनकी वो तजावीज़ात मान ली जाए तो शायद इससे बेहतर ये है कि नैब को बंद कर दिया जाए, जो उनकी इंटेंशन से नजर आता है। तो उनका खालिस मकसद यही है कि इतना इनफेक्टिव है, इतना उसको बख्तियार कर दिया जाए कि नैब का कोई वजूद ही ना रहे। तो जहां हम इतनी संजीदगी के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, एक मीटिंग बैठी है या 24 से फिर 28 अरकान हुए और दोनों तरफ से बड़े सीनियर अरकान थे, अरकान थे, तो वहां पे अगर कोई
वही मैंने कहा कि किसी उन सेक्शंस के हवाले से बात की जाती है जिसमें प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से या इस तरह से ये चेयरमैन नायब या नायब चेयरमैन जो वाइस चेयरमैन नायब है इसके हवाले से अगर जो होती है इनके इख्तियारात के हवाले से कि कितने दिन रखा जाएगा, जिस तरह ये पिछले साल हमने ऑर्डिनेंस भी किया था, फॉर्मुलेट किया था प्रेसिडेंट ने कि जिसमें 90 दिन से ज्यादा किसी को आप नहीं रख सकते। तो अगर खाली उन ऑर्डिनेंस को ही वो लेके आ जाते या उनमें वो था, उनमें उस ऑर्डिनेंस के तहत 50 करोड़ रुपए की लिमिट भी रखी गई थी कि 50 करोड़ से ऊपर के जो मामला होंगे वो नैब के उसमें होंगे। लेकिन ये जो अमेंडमेंट के लिए तजावीज लाए वो ये था कि जो आप चीटिंग एट मैथ लेवल पे होगी, जैसे कोई हाउसिंग सोसाइटीज करते हैं या डबल शाह जैसे केस था, तो अब ये समझ नहीं आता कि अपोजिशन में इसमें क्या मुफाद है कि अगर कोई मैथ लेवल पे चीटिंग कर रहा है उसको उस चेक को भी खत्म कर दिया जाए। यानी वो हाउसिंग सोसाइटी या कोई बहुत बंदा वो फ्रॉड करता है तो आप उस फ्रॉड को भी नैब केस नहीं ले सकेगी उसका। तो इस तरह तो बिल्कुल इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर को सख्ती से रिजेक्ट कर दिया। और अगर हम भी मुकमका की वाली बात करते या हम भी कहते कि अपोजिशन को साथ लेके हमने 5 साल पूरे करने कंफर्टेबली, तो सही प्राइम मिनिस्टर इसमें लचक दिखा देते और कुछ मनवा लेते और कुछ मान लेते। लेकिन उनकी संजीदगी का अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि वो कितने डिवोटेड है, आज भी वो कितने कमिटेड। समझ भाई गुज़िश्ता दिनों एक अहम मुलाकात भी हुई है अपोजिशन की, एक अहम मुलाकात हुई है, एक अपोजिशन के एक सेनेटर साहब है उनकी एक मुलाकात हुई है, उसके हवाले से बड़ी गुफ्तगू हो रही है इस्लामाबाद के ऐवानों में और इस्लामाबाद की फिजाओं में कि कोई शायद इमरान खान साहब से शायद कुछ लोग नाराज हैं। तो क्या कोई नाराजगी है या सब कुछ ठीक जा रहा है? नहीं, आपका इशारा किस तरफ से कि खान साहब से कौन नाराज है? थोड़ा सा समझ नहीं पाया आपका इशारा। मैं इशारा उनकी तरफ ही चाहता हूँ जो खुश हो तो सब कुछ ठीक रहता है। नहीं, ये देखें, ये कायनी हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और वो ऑब्वियसली कमांडर हैं पूरे मुल्क के। तो ये कहना कि किसी की खुशी या किसी की नाराजगी से तो नहीं फर्क पड़ता। तो मुल्क को तो एक ज़ाब्ता क़वानीन आइन और इन सब चीजों के तहत ही चलाना है और सारे इदारे भी उसी आइन के तहत और उसी मातहत काम कर रहे हैं। तो उस हवाले से वो स्पेकुलेशंस कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल इवल इज स्पेकुलेशंस। तो स्पेकुलेशंस हमेशा जो है ना वो नहीं वो की जा सकती, मतलब जब भी होंगी स्पेकुलेशंस तो कोई ना कोई गलत बात ही निकलेगी। तो जी अच्छा समझ ये आज भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि कोई ज़ियाउल हक प्लस बिल जो है ये पास कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग की पार्टी तो बड़ी लिबरल पार्टी है, लिबरल से मेरी मुराद ये कि आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग राइट भी नहीं है, आप लोग मॉडरेट लोग हैं। तो ये कौन सा बिल है जो आप ज़ियाउल हक प्लस बिल जिसको बिलावल भुट्टो ने करार दिया? इसी बिल के बारे से उन्होंने बात की है, ये इसी बिल के हवाले से बात की है जो के हवाले से था। और इससे पहले जब हमने एनएफसी अवार्ड के हवाले से वो आर्टिकल 163 का जो बिल अमेंडमेंट वो लाए थे, उस हवाले से जो था एनएफसी अवार्ड के हवाले से जब हमने बात की तो वो बिल तो रिजेक्ट हो गया था, वो तो उन्हें पास नहीं होने दी था। अब अगर बाहर आके बयानबाजी करना तो बड़ा आसान हो जाता है, जबकि अपोजिशन ने सेनेट में इस बिल को खुद सपोर्ट किया है। यानी कि सपोर्ट इज इन अ सेंस के इस तरह से सपोर्ट किया कि उन्होंने अपोज नहीं किया इस बिल को। ये मैं नहीं कहता कि उन्होंने हमें वोट किया, उन्होंने इस बिल को अपोज नहीं किया, जिस वजह से हमारा खामोशी नीम रजामंदी होती है ना समद भाई। जी हाँ, इसमें मैंने आपसे कहा ना कि इसमें क्योंकि पहले से ही ये बातें मामला तय हो गए थे, लेकिन इसकी आड़ में अगर वो ये कोशिश कर रहे थे कि खान साहब समझ में खान साहब ने आज विक्ट्री का भी साइन बनाया जब वो आए पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब करने के लिए, तो बड़े स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं खान साहब, दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं और लग ये रहा है कि खान साहब को कोई खतरा नहीं है ना कोई डर है। तो ये जो बहुत ज्यादा ये जो कॉन्फिडेंस है खान साहब की, इसकी बुनियादी वजह आपकी नजर में क्या है? इसकी बुनियादी वजह कॉन्फिडेंस की यही हो जाती है कि आप इसी से यही मिसाल ले लें कि जब ये कमेटी के इजलास चल रहे थे तो इससे इनका ये ख्याल था, अपोजिशन का ये ख्याल था कि हम गवर्नमेंट को बैक डाउन करने के लिए बड़ा मतलब हम इस पोजीशन में होंगे कि गवर्नमेंट से ये हवाले से कोई एनआरओ ले लेंगे नैब के हवाले से। और वो जिस समय मैंने बताया कि शाह साहब जिस समय तजावीज लेके और उसमें खान साहब ने बिल्कुल लचक का मुजाहरा नहीं किया। जब आप अपनी असूल परस्ती पे आ जाते हैं और अपने असूल पर डट जाते हैं और फिर आप वो अपोजिशन की उस तरह से
यानी कि मुखालफत के बावजूद भी आप वो बिल पास करा लेते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपने वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। वरना इससे पहले की हुकूमतें प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह जो थे वो ये दोनों जो केसेस हैं इनके ऊपर ये नैब के ये एक दूसरे के अगर जी खान साहब ने पहले भी जिक्र किया कि चूंकि मैं कुछ चोरी नहीं करता, मैं काम करता हूं, तो हर किसी को पता है कि खान साहब काम कर रहे हैं, तो मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जब एक टीम का एक कप्तान होता है, जब वो बिल पास कराएगा, जब वक्ती तौर पे आप सिंबॉलिकली उसको जब फतह मिलेगी तो वो फतह का निशान बनाएगा। और पार्लियामेंट में आना हम तो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कुछ खिताब भी करेंगे, लेकिन शायद वो खिताब नहीं हो सका। लेकिन आज उन्होंने साउथ पंजाब के तमाम अरकान कौमी असम्बली से भी मुलाकात की। फिर उसके बाद एक लंच भी था जो तमाम अलाइज पार्टीज और जो पीटीआई थी उनके अरकान का लंच भी था। तो एक काफी मसरूफियत रही है उनकी आज पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है जी, ठीक है सवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। जैसे आपने गुफ्तगू सुनी अब्दुल समद याकूब साहब की, जिनका कहना था कि कोई खतरा नहीं, हमें अपोजिशन से ना कोई खतरा था, न है और न रहेगा। जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स करनी है सबने, तो वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक पे जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम ने कुछ नाराजगी का भी इजहार किया अपोजिशन जमातों से, और असद महमूद साहब जो मौला फजल रहमान साहब के फर्जंद हैं और कौमी असम्बली में पार्लियामेंट लीडर भी हैं, उन्होंने भी कुछ गुफ्तगू की है, उन गुफ्तगू पे भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। मैं नए चैनल JNN को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो भी इस मीडिया के फील्ड में उतरे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे, उन इश्यूज़ को साहिब इक़्तिदार के सामने लेके आएंगे और न्यूट्रल सहाफ़त करेंगे। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक इंपोर्टेड की बेशुमार वैरायटी, 5 स्टार लॉन, क्लासिक लॉन, फिरदौस लॉन, स्टिच शर्ट, दुपट्टा, ट्राउजर समेत सर्दी गर्मी की तमाम वैरायटी मौजूद है। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक फॉर मैन सूटिंग, ग्रेस, गुल अहमद, अलकरम, अजम, बोस्की, लाखानी, करंडी। राब्ता नंबर 030097101005। एम रफीक फैब्रिक, मामूजी रोड, बैंक चौक, लाल कुर्ती, कैंट, रावलपिंडी। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक इंपोर्टेड की बेशुमार वैरायटी, 5 स्टार लॉन, क्लासिक लॉन, फिरदौस लॉन, स्टिच शर्ट, दुपट्टा, ट्राउजर समेत सर्दी गर्मी की तमाम वैरायटी मौजूद है। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक फॉर मैन सूटिंग, ग्रेस, गुल अहमद, अलकरम, अजम, बोस्की, लाखानी, करंडी। राब्ता नंबर 030097101005। एम रफीक फैब्रिक, मामूजी रोड, बैंक चौक, लाल कुर्ती, कैंट, रावलपिंडी। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक इंपोर्टेड की बेशुमार वैरायटी, 5 स्टार लॉन, क्लासिक लॉन, फिरदौस लॉन, स्टिच शर्ट, दुपट्टा, ट्राउजर समेत सर्दी गर्मी की तमाम वैरायटी मौजूद है। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक फॉर मैन सूटिंग, ग्रेस, गुल अहमद, अलकरम, अजम, बोस्की, लाखानी, करंडी। राब्ता नंबर 030097101005। एम रफीक फैब्रिक, मामूजी रोड, बैंक चौक, लाल कुर्ती, कैंट, रावलपिंडी। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक इंपोर्टेड की बेशुमार वैरायटी, 5 स्टार लॉन, क्लासिक लॉन, फिरदौस लॉन, स्टिच शर्ट, दुपट्टा, ट्राउजर समेत सर्दी गर्मी की तमाम वैरायटी मौजूद है। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक फॉर मैन सूटिंग, ग्रेस, गुल अहमद, अलकरम, अजम, बोस्की, लाखानी, करंडी। राब्ता नंबर 030097101005। एम रफीक फैब्रिक, मामूजी रोड, बैंक चौक, लाल कुर्ती, कैंट, रावलपिंडी। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक इंपोर्टेड की बेशुमार वैरायटी, 5 स्टार लॉन, क्लासिक लॉन, फिरदौस लॉन, स्टिच शर्ट, दुपट्टा, ट्राउजर समेत सर्दी गर्मी की तमाम वैरायटी मौजूद है। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक फॉर मैन सूटिंग, ग्रेस, गुल अहमद, अलकरम, अजम, बोस्की, लाखानी, करंडी। राब्ता नंबर 030097101005। एम रफीक फैब्रिक, मामूजी रोड, बैंक चौक, लाल कुर्ती, कैंट, रावलपिंडी।
प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक इंपोर्टेड की बेशुमार वैरायटी 5 स्टार लॉन, क्लासिक लॉन, फिरदौस लॉन, स्टिच शर्ट, दुपट्टा, ट्राउजर समेत सर्दी गर्मी की तमाम वैरायटी मौजूद है। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक फॉर मेन सूटिंग ग्रेस, गुल अहमद, अलकरम, अजम, बोस्की, लाखानी, करंडी। राब्ता नंबर 030097101005। एम रफीक फैब्रिक, मामूजी रोड, बैंक चौक, लाल कुर्ती, कैंट, रावलपिंडी। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक इंपोर्टेड की बेशुमार वैरायटी 5 स्टार लॉन, क्लासिक लॉन, फिरदौस लॉन, स्टिच शर्ट, दुपट्टा, ट्राउजर समेत सर्दी गर्मी की तमाम वैरायटी मौजूद है। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक फॉर मेन सूटिंग ग्रेस, गुल अहमद, अलकरम, अजम, बोस्की, लाखानी, करंडी। राब्ता नंबर 030097101005। एम रफीक फैब्रिक, मामूजी रोड, बैंक चौक, लाल कुर्ती, कैंट, रावलपिंडी। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक इंपोर्टेड की बेशुमार वैरायटी 5 स्टार लॉन, क्लासिक लॉन, फिरदौस लॉन, स्टिच शर्ट, दुपट्टा, ट्राउजर समेत सर्दी गर्मी की तमाम वैरायटी मौजूद है। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक फॉर मेन सूटिंग ग्रेस, गुल अहमद, अलकरम, अजम, बोस्की, लाखानी, करंडी। राब्ता नंबर 030097101005। एम रफीक फैब्रिक, मामूजी रोड, बैंक चौक, लाल कुर्ती, कैंट, रावलपिंडी। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक इंपोर्टेड की बेशुमार वैरायटी 5 स्टार लॉन, क्लासिक लॉन, फिरदौस लॉन, स्टिच शर्ट, दुपट्टा, ट्राउजर समेत सर्दी गर्मी की तमाम वैरायटी मौजूद है। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक फॉर मेन सूटिंग ग्रेस, गुल अहमद, अलकरम, अजम, बोस्की, लाखानी, करंडी। राब्ता नंबर 030097101005। एम रफीक फैब्रिक, मामूजी रोड, बैंक चौक, लाल कुर्ती, कैंट, रावलपिंडी। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक इंपोर्टेड की बेशुमार वैरायटी 5 स्टार लॉन, क्लासिक लॉन, फिरदौस लॉन, स्टिच शर्ट, दुपट्टा, ट्राउजर समेत सर्दी गर्मी की तमाम वैरायटी मौजूद है। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक फॉर मेन सूटिंग ग्रेस, गुल अहमद, अलकरम, अजम, बोस्की, लाखानी, करंडी। राब्ता नंबर 0300971010। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-8316-354, 0300-7888-595। वेबसाइट www.jnnewstv.com। हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाखिर और मैं JNN जो कि एक नया अपकमिंग पाकिस्तानी चैनल है उसको बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने वादा किया है कि पाकिस्तान का सिर्फ पॉजिटिव इमेज उजागर करेंगे और दुनिया भर में कोई पाकिस्तान की बुरी पिक्चर नहीं दिखाएंगे। सो JNN, यू रॉक, ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद खान। चैनल्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा इजाफा। JNN चैनल, JNN इसे देखते रहिए, इसे वॉच कीजिए, इसको पसंद कीजिए, इसे लाइक कीजिए। ये वो चीज़ें जो आज तक आप नहीं देख पाए वो आप देखेंगे। बहुत अच्छा चैनल आने वाला है और आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने पहले चैनल्स पे नहीं देखेंगी। बेस्ट विशेस JNN चैनल के लिए। गुड लक, थैंक यू। JNN जी
वेलकम बैक नाजरीन। हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं आज जो कुछ हुआ और बिल भी मंजूर हुए, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम कुछ नाराज नजर आ रही है अपोजिशन जमातों से। तो क्या सिलसिले तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम के। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। वेलकम टू रेड जोन। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह खुश रखी। जी अमीन। मुफ्ती साहब ये बताइए कि ऑन बोर्ड नजर नहीं आ रही जमीयत उलमा इस्लाम, कुछ नाराज नजर आ रही है अपोजिशन जमातों से। क्या तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो अपोजिशन की है वो एक पेज पे? मोहतरम काकर साहब, हम हैरान है आजकल। अपोजिशन तो एक पिच पर बिल्कुल नहीं, हुकूमत और अपोजिशन की बड़ी पार्टियां तकरीबन एक पिच पर है। दिन के वक्त जुदा जुदा नजर आते हैं, रात के वक्त एक टेलीफोन के जरिए एक ही पिच पर बन जाते हैं। तो हम बहुत परेशान है इस हवाले से। हमारे साथ एक बात करते हैं, जब फिर वो खुद रात के वक्त दूसरी तरफ के माइल हो जाते हैं। हमने देखा कि आज जो कुछ हुआ, ये सेनेट में जो कुछ हुआ, तो बिल्कुल हुकूमत के सहूलतकार बने हुए हैं। उनको तरीका बताते हैं कि आप ऐसा करें, फिर इस तरीके से हम आपकी हिमायत करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम अंदर और बाहर एक ही रोल अदा करता है, एक ही रोल प्ले करता है। और इस बिल में पाकिस्तान को अमेरिका और यूएनओ के रहमो करम पर छोड़ दिया। और कानून शहादत और चीज है, करारदाद और चीज है। वो कहते नहीं, करारदाद और कानून शहादत दोनों एक चीज है। हम उनको कहते हैं खुदारा जिन चीजों में सजाएं होती है। करारदाद के जरिए आप किस तरह किसी को सजा देते हैं कि करारदाद पेश कर दिया। करारदाद तो दुश्मन हमारे खिलाफ पेश करेगा, फिर हम मुजरिम भी बन जाएंगे। नहीं, मुजरिम के लिए तो जरूरी है कि अदालत के कटहरे में खड़े करके उनके खिलाफ शहादत पेश करे। ये इंसानी हुकूक की वायलेशन है। जी ठीक है मुफ्ती साहब, ये बताइए तो अपोजिशन जो है वो क्यों एक हुकूमत की सहूलतकार बनी हुई है? बुनियादी वजह आपको क्या नजर आ रही है? असल बात ये है कि ये लोग हुकूमत जो है पाकिस्तानी अवाम के जरिए से हुकूमत की कुर्सियों तक नहीं पहुंचते, बल्कि वाशिंगटन की तरफ उनकी नजर ज्यादा होते हैं। और यही वजह है कि वो कहते हैं, हम कभी कहते हैं हम मजहबी कार्ड में इस्तेमाल नहीं करते, कभी ये इसलिए नहीं कि उनका मजहब के साथ लगाव नहीं, या मजहब की ये दुश्मन है। ये मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बेचारे कमजोर है इस हवाले से कि मगरबी दुनिया जिस चीज पर खुश होता है उसके लिए वो हुकूमत से फिर आगे होते हैं। मुफ्ती साहब आप रावलपिंडी की तरफ देखते हैं, जहाँ असल मसला ये भी होता है। मुफ्ती साहब आपने देखा, मुफ्ती साहब आपने कहा कि रात ये दिन में अलग अलग होते हैं, रात को कॉल आती है एक साथ हो जाते हैं। तो कोई आप लोग को टेलीफोन नहीं आता, या आप लोग कोशिश नहीं करते कि टेलीफोन वगैरह कर ले किसी तरफ? यार जी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अवाम की तरफ हम ले जाएं, लेकिन वो कहते हैं कि अवाम में की अहमियत नहीं है। अहमियत जो है वो रात के टेलीफोन का ज्यादा होता है। अच्छा, इसी वजह से वो फिर वो एक टेलीफोन पर देर हो जाते हैं जी। तो कुछ कहते हैं कुछ और कुछ और, ये वजह है। यकीन जानिए मैं तो जाती तौर पर उनसे मायूस हुआ हूँ। मौलाना साहब को हम यही कहते हैं, मौलाना साहब भी बहुत परेशान है उनके रवैये की वजह से। और यहाँ तक कि आज हम जब बैठ गए तो ये आइंदा के लिए जो लाएहमल है उसके हवाले से हम उन पर शक की निगाह से गोया कि वो नजर आए हमें। और जो रहबर कमेटी बनी है उस पर भी हमें पैदा हुआ, इसी के हवाले से भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात जो है ज़हन में आ रहे हैं। तो हम परेशान है इस हवाले से कि तो मुफ्ती साहब मसला क्या है? वो मुस्बत नहीं। मुफ्ती साहब जब आप लोग पहले भी आए, आप लोगों ने धरना दिया, मैं कवर करता रहा, आपके साथ स्टेज पे भी रहा, देखता रहा सब कुछ को, बहुत सारी चीजों को मैंने बहुत बारीकी से करीब से देखा। मौलाना साहब पहले सबने वादा किया कि हम आपके साथ है, बीच में वो आपको अकेले छोड़ गए। तो आप लोग क्यों बार बार इनके ऊपर एतमाद कर रहे हैं जब आपको पता भी है कि वो आपको साथ नहीं देंगे? तो वजह क्या है तो आप उनके साथ दे रहे हैं? हकीकत काकर साहब, हकीकत ये है
कि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ असल जिम्मेदारी की तरफ आ जाए, उस बयानिए की तरफ जो 26 जुलाई को 25 जुलाई के बाद तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक बयानिया पेश किया था। हम तो इसी कोशिश में है कि उसी बयानिए की तरफ उनको वापस ले आए, लेकिन वो आते नहीं। ये मुश्किल सा नजर आ रहा है और खुदा न करे हम मायूस नजर आ रहे हैं उनसे। नहीं तो हमारा कोशिश तो करते हैं लेकिन मायूसी बढ़ रही है। तो मौलाना साहब, मुफ्ती साहब मसला फिर क्या है? मौलाना साहब लग ये रहा था शुरू में जब अपोजिशन की पार्टीज जो है वो अलग अलग थी, तो मौलाना साहब नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम का किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी बिल्कुल मायूस हो चुके हैं और अब शायद आप लोगों का नया लाएमत जो है वो इनसे अलग तरह होगा। क्या कुछ ऐसा ही है? देखो, हम तो यकीनन अवाम की तरफ जाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम अवामी क़ुव्वत पर यकीन रखती है। पाकिस्तानी अवाम की जो इख्तियार है, हम उनकी बलादस्ती चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम बाइख्तियार हो और उनके इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर ऐसे लोग जो हैं आ जाएं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हो, पाकिस्तान की तरफ देखते हो। हमारी तो यही कोशिश होती है और हम ये भी कोशिश करते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहते हैं और जमहूरियत में कोई शक नहीं कि वो बुनियादी तौर पर जड़े अवाम में होते हैं, तो अगर जड़े अवाम में हो और फिर वो जड़ों का ख्याल ना रखे तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए अच्छा नहीं है, शगुन नहीं है। हम तो अपना फरीज अदा करते हैं, नतीजा जो कुछ भी हो हम तो फरीज अदा करते हैं और अदा करते रहेंगे। फिर कोशिश तो ये करते हैं, अपनी जगह पे आप अपना किरदार अदा करते रहेंगे। मौलाना साहब, वो गालिब का एक शेर है, मैं आपको सुना देता हूँ। या रब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको जुबा और। तो या तो अल्लाह ताला उनको कोई अकल दे या आप लोगों को कोई नई जुबान दे कि वो आपकी बात समझ जाए। तो आने वाले दिनों में आपका लायामल क्या होगा? एपीसी का क्या स्टेटस होगा? ईद के बाद आप लोग क्या उनके ऊपर भरोसा करेंगे या आप अलग से कोई लायामल लेकर आएंगे? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अलमिया है, इस सोचते हैं और अगर उन्होंने आइंदा के लिए अमली तौर पर कुछ कदम न उठाए तो हो सकता है कि हमारे और उनके रास्ते भी जुदा हो जाए। मुफ्ती साहब वो मैं हदीस है, मुझे एग्जैक्ट अल्फाज तो नहीं याद, लेकिन मफहूम उसका ये है कि अगर किसी एक सुराख से जहाँ पे कोई मुजहर जानवर रहता है वहां से किसी को बार दूसरी दफा डसा जाए तो वो मोमिन नहीं। तो आप लोग जब एक दफा आपके साथ धोखा हो चुका है तो आप लोग बार बार ट्रस्ट करके क्या अपनी पॉलिटिकल जो इमेज है सिर्फ उसको बरकरार रखना चाह रहे हैं कि बस पॉलिटिक्स से करते रहेंगे, आप लोग भी सीरियस है कि उनसे अलग हो जाना चाहिए आपको? अब देखो हमने तो पहचान ली है वो मोमिन की जो फरास हदीस शरीफ भी है कि तक फरासत अल मोमिन फइन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह, तो हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह पहचान लिए हैं। हाँ, एक और बात है कि हम जमीयत उलमा इस्लाम जो है उसकी असेंबली के अंदर वो अददी अक्सरियत इतनी नहीं है, इसलिए कभी कभार हम अपने वो इस मजबूरी की तरफ देखकर परेशान हो जाते हैं। वो ये तो नहीं कि हम खावा उन पर आंखें बंद करके दिमाग करते हैं, लेकिन मुफ्ती साहब नहीं होता। मुफ्ती साहब ये जो पार्लिमानी अददी जो है आदात जो है वो कुछ और है, अवामी स्ट्रीट पावर कुछ और है। अपोजिशन जरूरी तो नहीं कि सिर्फ पार्लियामान में हो। हमने देखा जमात इस्लामी के दोनों सीट एक सीट होती थी लेकिन स्ट्रीट पावर उनकी ठीक ठाक होती थी और वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक वगैरह चलाते थे। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से उनके सपोर्टर्स की जरूरत तो नहीं है धरने वगैरह में? जिसमें कोई शक नहीं कि आपने देखा जो धरना इस्लामाबाद में हमने किया, क्या उस धरने में हमारे साथ पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग वाले थे? लाखों लोग हमने निकाले थे। नहीं, उसमें तो शक नहीं है। तो फिर आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? तो फिर आप इंतजार कर रहे हैं, फिर आपकी भी तो कोई मजबूरी है। अगर हम उन पर इंतजार करते तो हम खुद न निकलते। इंतजार तो उन पर नहीं करते। हाँ, ये कहते हैं कि कम से कम इसमें वो अवाम का, पाकिस्तान का इसमें मफाद होगा, बल्कि उन पार्टियों का इसमें मफाद होगा कि वो भी आए हमारे साथ उन बयानी में शरीक हो जाए जो कि शरीक पेश किया था। तो ये हम जो है ये नहीं, यानी हम ये नहीं चाहते कि हम हिज़्ब इख्तिलाफ में
दरारें पैदा हो जाए। ठीक है। फिर भी हम यही कोशिश तो करते रहेंगे, ये मुफ्ती साहब धोखा नहीं खाते। मुफ्ती साहब वक्त जी वक्त कम है, मुझे मुख्तसरम बताइए, ईद के बाद जो एपीसी होगी उसमें आपकी शिरकत होगी या आप लोग कोई आने वाले दिनों में इसे डिसाइड करेंगे? जी आने वाले दिनों में जो एपीसी हो रही है अपोजिशन की, तो आप उसमें शिरकत करेंगे या बाद में सोचेंगे? एपीसी के हवाले से मैं तो यही कहता हूँ कि एपीसी के हवाले से हमें यकीनन इसमें इश्तिबाह पैदा हुआ है, और अगर उन्होंने कोई खास गारंटी या अमली तौर पर कोई सबूत न दी इस हवाले से कि हम आइंदा के लिए इस तरह नहीं करेंगे, हो सकता है कि जमीयत उलमा इस्लाम में शिरकत ना करे। हाँ, अगर उन्होंने कोई यकीन दिलाया इस तरीके से कि उससे उम्मीद तो पैदा हो जाए कि इंशाल्लाह वो ठीक है। मुफ्ती साहब बिल्कुल आखिरी सवाल है मेरे पास, 30 सेकेंड है, मुझे मुख्तसर जवाब दीजिएगा। मसला किस में है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर आप ज्यादा एतमाद नहीं कर सकते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर? दोनों जो है एक जैसे हैं, इसमें कोई अच्छा ठीक है मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपनी मुसरफियात से वक्त निकाला। हमने गुफ्तगू से नहीं, मुफ्ती शकूर साहब की भी लग गया रहा है कि अपोजिशन जो है वो अपोजिशन की जो जमातें हैं वो एक पेज पे नहीं है, और जमीयत उलमा इस्लाम खुसूसी तौर पे कुछ नाराज नजर आ रही है बाकी अपोजिशन की दिगर जमातों से। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन चूंकि ईद से पहले ही आज हमारा आखिरी प्रोग्राम है, तो हम तमाम पाक देखने वाले को और जो मेरे नाजरीन है उनको और पूरे उम्मत मुस्लिमा को JNN की स्क्रीन से और रेड जोन के इस प्रोग्राम में हम आपको पेश की ईद की मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को और ढेर सारी खुशियां दे और हमारे मुल्क के ऊपर जो है वो रहम और करम करे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।